हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन मेडिकेशन हब। माय नेम इज़ दीक्षा। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंडियन पॉलिटी। आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स भी साथ साथ में आते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा कि वो छूट गए, नो, वो भी कंटिन्यू रहेंगे। दोबारा से वीडियोस कंटिन्यूड हैं, रेगुलर आती रहेंगी, तो ऐसे नहीं सोचना है कि वो छोड़ दी हैं, ठीक है। उसमें 5 टॉपिक हमने अपनी तरफ से पूरे कर दिए हैं और अगले भी आते रहेंगे। आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर कराएंगे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपका, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो आपका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहता है वो उसका अलग से लेक्चर आएगा, बट उसको अभी हम नहीं करेंगे। पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे पूरा। आपको हिस्टोरिकल इवोल्यूशन खुद ही समझ आ जाएगा, आपको फिर इजी लगेंगी वो चीज़ें। जब बीच बीच में टॉपिक्स आएंगे ना, वहीं पे मैं आपको बता दूंगी कि दिस इज रिलेटेड टू दैट पॉइंट, कौन सी चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम इसको बहुत ईजी तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और यस, इसमें एक और चीज़ बता दूंगी, इसमें जैसे यूनियन को संघ कहते हैं ना हिंदी में, तो वो वैसे ही चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे लेक्चर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज भारतीय संविधान से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो बुक होती है ना, इंडियन पॉलिटी की भी बुक है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपकी आज की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर बुक के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स। तो आपके जो चैप्टर्स है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बोलते हैं पार्ट्स, और इसमें आप पढ़ोगे 22 चैप्टर, ठीक है। फिर चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की बात करूँ तो इसको बोलते हैं अनुच्छेद इन हिंदी, अनुच्छेद। ये टोटल आपको देखने को मिलेंगे 395। फिर एक और बेसिक सी चीज़ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, 2 years 11 months एंड 18 days। बन ये 26 नवंबर 1949 को गया था, पर लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये बेसिक सा था। और कौन लिखने वाला था, कौन इसका कैलीग्राफिस्ट था, कौन इसका डिज़ाइनर था, वो सारी बेसिक चीज़ें हैं। वो बीच में जहाँ जहाँ पे रेलिवेंट लगेंगी वहाँ पे मैं बताती चलूँगी, और आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। मैं यहाँ पे आपके जितने हो सके उन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की ट्राई करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट 1। आज जो लेक्चर रहेगा दैट इज़ बेस्ड ऑन द पार्ट 1। तो आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 आपका चैप्टर फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नाम क्या है? तो बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है, दैट इज यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। आप चाहो तो वीडियो को 1.5x पे भी चला सकते हो, सो दैट आपको ये लिखने का टाइम ज़्यादा ना लगे। मैं चाहती हूँ आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, अगर इसकी हिंदी में बात करूँ तो इसको बोलते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? पार्ट 1 में टोटल आर्टिकल्स रहेंगे आपके 1 to 4, 4 आर्टिकल्स आएंगे इसमें, ठीक है। कितने? 4। किस में? पार्ट 1 में 1 to 4, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। तो अभी बात करेंगे हम अबाउट आर्टिकल 1। जब भी आर्टिकल 1 की बात आएगी तो ये क्या कहेगा? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? स्टेट्स का एक संघ है, ठीक है, बहुत सारे राज्यों का एक संघ है। अब ये स्टेट क्या होती है इसको भी हम देखेंगे, इसको जान लेते हैं पहले होता क्या है। स्टेट्स, 3 तरह की स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगी हमेशा, फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। पहली जो आपकी रहती है दैट इज कन्फेडरेशन, दूसरी आती है फेडरेशन, तीसरी आती है यूनियन। अभी हमने आर्टिकल 1 में क्या बोला? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम इसमें आते हैं इस कैटेगरी में। कन्फेडरेशन होती है वीकेस्ट, ये फेडरेशन इससे थोड़ी स्ट्रांग होती है, एंड फेडरेशन से स्ट्रांगेस्ट कौन आती है? यूनियन। कैसे आती है? देखो, आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो ना, आप वहाँ पे मौर्यंस पढ़ते हो, गुप्तास पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें आती हैं ना वहाँ पे। तो इनको तोड़ना बहुत इजी था, ठीक है। जो इनका एरिया हुआ करता था, इनका जो क्षेत्र हुआ करता था, उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा इजी था। फिर क्या हुआ? अब
इजीली टूट जाती हैं तो हम कन्फेडरेशन तो नहीं है, तो कन्फेडरेशन की बात तो रहेगी आपकी पास्ट में, मौर्यन, गुप्ताज, एंशियंट मेडिवल टाइम का, जब तक कोई बाउंड्री ऐसे कोई स्पेसिफिक किसी को नहीं दी गई थी, तो दैट वाज कन्फेडरेशन। हिंदी की बात करूं तो कन्फेडरेशन को बोलते हैं परिसंघ। ठीक है, फिर आता है फेडरेशन। फेडरेशन को बोलते हैं संघ। तो फेडरेशन कन्फेडरेशन से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, कैसे? क्योंकि इसमें जब भी स्टेट्स आती हैं तो इसमें आता है एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन होंगे कि हाँ ठीक है हम सारे जो हैं एक ही ग्रुप में हैं, और जिस दिन ये एग्रीमेंट टूट गया उस दिन सारी स्टेट्स अपना अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगी। तो आपको यूएसएसआर का तो पता ही है, ठीक है, यूएसएसआर सोवियत यूनियन जो था वो कितने हिस्सों में बंट गया था बाद में, 15। तो वो सारे क्या थे, फेडरेशन में। फेडरेशन से क्या बनी, 15 कंट्रीज बन के आई। फिर आता है थर्ड, यूनियन। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन में क्या होता है ना, एक बार आप आ गए तो आप सेपरेट नहीं हो सकते। एक दो केसेस हम देखेंगे जिनमें सेपरेट हुए, पर फिर बाद में पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आपको समझ आ जाएगा कि यस वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो वहीं पे देखेंगे। तो ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों हुआ कि एक बार आप एंटर इन हो गए तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, सो दैट इज योर यूनियन। और आज का जो इंडिया है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 28, और यूटीज की बात करें तो कितनी है, 8। तो दिस इज आर्टिकल 1 दैट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो मतलब एक बार आगे तो बाहर नहीं निकल सकते, ये हम देखेंगे आगे आगे अभी क्या क्या चीजें हुई। तो अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 की जब बात आएगी ना, आर्टिकल 2 में दो मेन टर्म्स जो हैं वो आपको याद रखनी है। एक पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ही क्या बोलते हैं, संसद। पार्लियामेंट साथ में याद रखना है फॉरेन लैंड। ठीक है, अब देखो मैप है साइड में आपका, तो ये है आपका महान भारत इंडिया। फिर यहाँ पे आपको छोटा सा दिखेगा इस एरिया पे सिक्किम। ठीक है, अब क्या हुआ था 1959 के अराउंड चाइना ने इन्वेजन करा तिब्बत में, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी कॉज करी, बहुत सारे लॉस तिब्बत को हुए। अब तिब्बत की आज प्रेजेंटली देखें तो किसके अंडर है, चाइना के अंडर है। तो उसी तरह सिक्किम भी यहाँ पे छोटा सा एरिया है। ठीक है, आज तो इंडिया का पार्ट है ना, पर ये पार्ट नहीं हुआ करता था इंडिया का। हम सिर्फ सिक्किम की 3 चीज़ें देख रहे थे उस टाइम, क्या क्या, एक डिफेंस, दूसरा फॉरेन अफेयर्स, तीसरा कम्युनिकेशन। मतलब इनकी अपनी आर्मी नहीं थी, हम अपनी आर्मी से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे थे। इनके अपने फॉरेन अफेयर्स नहीं थे, हमारे ऑफिसर इनके बदले उनकी बात रखा करते थे। एंड कम्युनिकेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होएगी, कोई भी मीटिंग होएगी तो हमारी कंट्री इनके लिए पार्ट लिया करती थी। तो सिक्किम का ना हृदय परिवर्तन हो जाता है इन 1974, एंड ये कहते हैं इंडिया को कि वी वॉन्ट टू बी योर पार्ट, कि हम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या रूल है कि ऐसी कोई भी बड़ा डिसीजन हो तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था ना, तो यहाँ पे अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो हुई थी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो उसके तहत सिक्किम को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, ये किसने किया, पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने क्या किया, किसी फॉरेन लैंड को ऐड कर दिया। तो दिस वाज द आर्टिकल 2 की जो पार्लियामेंट है वो अपना एक लॉ बना के किसी भी नेशन को इंडिया में फिट कर सकती है, अगर उसे लगे कि हाँ ये फिट है, कि फिट हो सकती है इंडिया में, तो हो सकती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तिब्बत है, सॉरी ऊपर तिब्बत है, नीचे सिक्किम है। अब यहाँ से बोला जाए, सिक्किम वाले बोले, नीचे थाईलैंड वाले बोले कल को, अज्यूम करो ऐसा होगा नहीं कि हमें इंडिया के साथ मिलना है, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब देखो थाईलैंड यहाँ पे है जाके, फिर बीच में म्यांमार आया, फिर जाके इंडिया, इधर पहले बांग्लादेश आएगा, फिर इंडिया है। तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है। तो पार्लियामेंट ये देखेगी कि फिट हो सकती है ये कंट्री या नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखी गई और सिक्किम को ऐड कर लिया गया इन 1975। तो दैट वाज योर आर्टिकल 2 कि कोई भी फॉरेन लैंड जो है वो ये ऐड करी जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो उन्हें लगे कि हाँ ये फिट हो सकती है तो। अब आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 भी सेम है एज दैट ऑफ आर्टिकल 2। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, इसमें भी आपको दो ही टर्म्स याद रखनी है, पार्लियामेंट प्लस
इंटरनल लैंड। अब देखो पहले मैप पे आ जाओ। मैप क्या बोलता है कि मेरी मर्जी है, ये देखो ये जो पूरी बाउंड्री है ना, ये इंडिया आ गया आपका, ठीक है, ये क्या आ गया, ये तो पूरी बाउंड्री है, ये यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सारा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है। ये जो मैंने बाउंड्री लगाई ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। पर जो अंदर स्टेट्स है ना, यहाँ पे आपको यूपी दिख रहा है, ये इधर आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है, यहाँ पे राजस्थान दिख रहा है, नीचे गुजरात, तो ये स्टेट्स जो हैं इनको हम तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैसे इनको तोड़ मरोड़ करेगी? कल को जी यूपी, अब जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बोलते हैं हमें अपना सेपरेट स्टेट बनाना है, ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगी बिकॉज फिर कंफ्यूजन हो जाएगा जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो कल को मान लो मध्य प्रदेश बोलता है कि हमें यूपी के साथ मर्ज होना है, तो यस दे कैन, पार्लियामेंट की मर्जी है, वो देखेंगे कि हाँ ठीक है करवा सकते हैं कि नहीं, तो ये करवा सकते हैं, तो इन दोनों का हो जाएगा मर्जिंग, फिर हमारे पास 27 ही से स्टेट्स बची। तो यहाँ से क्या पता लगता है, या तो ये हो जाएगी चीज़, फिर क्या पता कल को तमिलनाडु बोले कि हमें 2 हिस्सों में बंटना है, तो बंट सकते हो तुम, ठीक है, पार्लियामेंट की मर्जी है। तो मतलब स्टेट्स क्या है अंदर, डिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल, पर जो इंडिया है एज अ यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो अब क्या चीज़ होती है यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, मतलब अगर ये मेरे पास आज की लैंड है, मैं ऐसे बना रही हूँ इंडिया का मैप है, ये मैंने स्टेट्स बना दी बहुत सारी, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से सारी ये क्या है स्टेट्स हैं। तो पार्लियामेंट चाहे तो 3 और 4 को मर्ज कर सकती है, फिर ये एक ही काउंट होगी, ठीक है। ये चाहे तो 7 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकती है, तो 7 के फिर 2 हिस्से बन जाएंगे, एक अलग स्टेट एक अलग स्टेट। तो ये किस में आता है, अंडर आर्टिकल 3 कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें आप क्या कर सकते हो, स्टेट्स को चेंज कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं, एक कि जो एरिया है स्टेट्स का उसको इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर मर्ज हुआ तब तो इंक्रीज, कब होगा इंक्रीज, जब मर्ज होंगी स्टेट, 2 स्टेट्स आपस में मिल गई तो 2 स्टेट्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक स्टेट जो है वो 2 हिस्सों में बट गई तो एरिया कम हो जाएगा। फिर और क्या कर सकते हो, बाउंड्री ऑल्टर कर सकती है, बोले 9th, जैसे 9th वाली स्टेट है, ये बोले मेरा एरिया है आगे तक यहाँ तक, तो ये ऑल्टर हो सकती है, ठीक है। पर एक का क्या होगा, एरिया डिक्रीज कर जाएगा, इसका बढ़ गया तो बाउंड्री में चेंजेस आ गए, तो बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़ हो सकती है कि 9 नंबर बोले मेरा नाम बदलो, तो नाम भी बदला जा सकता है, ठीक है, नेम कैन ऑल्सो बी चेंज। अब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत रिसेंट है ये, आप सभी को पता भी होगा, जैसे आंध्र प्रदेश था, ऑल्दो ये पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी, पर मैं कोई और एग्जांपल दे रही हूँ आपको 2014 का। 2014 में देखें तो इन्होंने क्या किया था, 2 हिस्सों में ये बंट गए थे, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो डिवीजन हो गया एक स्टेट का 2 पार्ट्स में, तो एरिया क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, ऑब्वियसली डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो दैट इज योर आर्टिकल 3 कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना के क्या कर सकती है, नई स्टेट बना भी सकती है, एग्जिस्टिंग स्टेट को जोड़ भी सकती है, बॉर्डर चेंज भी कर सकती है। पर इंडिया एज अ यूनियन, ये पूरा जो मैंने आपको आउटलाइन दिखाया, इसको चेंज नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बट इसको चेंज नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल। ये जो बाहर की बाउंड्री है ये वैसी की वैसी ही रहेगी, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। दैट्स वाई इंडिया इज नोन एज, इंडिया इज indestructible union of destructible states. India is indestructible union of destructible states, तभी ये स्टेटमेंट बन के आई। बाहर से नहीं आप तोड़ सकते, अंदर आप तोड़ मोड़ करते रहो। और जबकि यूएसए में उल्टा होता है, आप वो क्या है, यूएसए जो है दैट इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, वो यूएसए का है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या आता है कि जब आपके आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 2 प्रोसीडिंग में होंगे, मान लो कि अपने इंडिया के अंदर ही स्टेट्स की मर्जिंग चली है, सेपरेशन चली हुई है, तो दैट इज आप चले हो आर्टिकल 3 में। एंड अगर कोई फॉरेन लैंड ऐड हो रही है इंडिया के अंदर, तो वहां पे प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट तीन अंग होते हैं ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो इस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट या सॉरी इंटरफेयर नहीं कर सकते, हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जब भी आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 2 चला होगा तो आपको क्या करना है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए आपको। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, जिसको सरल बहुमत भी बोलते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, सरल बहुमत, ये क्या कहता है कि 50% प्लस 1, ठीक है, दैट इज योर सिंपल मेजॉरिटी। और जब ना पार्लियामेंट ये काम कर रही होती है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती, ठीक है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन ये प्रोसेस चली होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट 1। अब हम देखेंगे जब सेपरेट हो रहा था इंडिया तो क्या क्या दिक्कतें आई, कितनी हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट 1। आई होप आपको समझ आया है। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड आई होप आपने नोट्स भी बना लिए, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग ऑल द पार्ट 22। आप इनको कंटिन्यू रखो। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।